बहुत बहुत स्वागत है आपका बंधन एजुकेशन में। और अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसका नाम है अर्थव्यवस्था। हम लोग अब इकोनॉमी का अध्ययन करने वाले हैं और इकोनॉमी को बिल्कुल हम साइंटिफिक अप्रोच से अध्ययन करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल जैसे एक मतलब हल्ला मचा हुआ है कि एसएसटी बहुत बोरिंग विषय है और उसके सिर्फ क्वेश्चन को याद करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप मैट्रिक एग्जाम, जब मैट्रिक से आप आगे जाते हैं, एक एकेडमिक्स का क्लास करके आगे जाते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें आजकल सबसे ज़्यादा वेटेज है एसएसटी का। और एसएसटी जो ह्यूमैनिटी विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और इतना बढ़िया अप्रोच का सब्जेक्ट है। अगर आप वास्तव में इसे समझ जाते हैं तो याद रखना है, अगर साइंस पढ़ते हैं तो चांद के पार जाते हैं, और जो ह्यूमैनिटी विषय पढ़ते हैं तो फिर चांद पे रहते हैं। तो गौर आपको करना है, आपको तय करना है कि चांद के पार जाना है या चांद पे रहना है, समाज में रहना है। तो इसीलिए इकोनॉमी को एक बिल्कुल बेहतर अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ेंगे और बहुत मजेदार तरीके से समझने का प्रयास करूंगा, और आपको इकोनॉमी एकदम आसान लगेगा, और इतना आसान लगेगा कि आप इकोनॉमी पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाना भी चाहेंगे। चलिए तो आज हम इकोनॉमी शुरू करते हैं। इकोनॉमी का जो पहला लेसन हमारा है, टोटल 7 लेसन हम लोग को पढ़ने, जिसमें फर्स्ट लेसन उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए तो लेसन लिखते हैं। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब देखिए ये जो लेसन है, अगर टोटल अगर बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी से लगभग 22 से लेकर 25 नंबर के आसपास का सवाल आता है। नॉर्मली देखिए सिलेबस में तो 22 नंबर लिखा होता है, लेकिन कई बार 25 नंबर का सवाल आ जाता है, और 25 नंबर मायने रखता है, समझिए। और आपका 25 में मैं ये भी नहीं कहूँ कि 24 नंबर, 25 में जो पढ़ाऊंगा वहां से आएगा 25 में 25। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बढ़िया बनाना है ताकि रिवीजन हो पाए अच्छे से। और आप लेक्चर देखिए, लेक्चर कंप्लीट कीजिए और फिर देखिए इकोनॉमी कैसे आसान हो जाता है। लेसन का नाम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर आप सवाल देखते हैं, तो आपका जो बीटीबीसी का किताब है, एससीईआरटी जिसे कहते हैं, स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, उस बुक से डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल में जैसे बीपीएससी में सवाल आ जाता है। आपका जो संसाधन पढ़ना है, प्रॉपर संसाधन, भारत का संसाधन, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, वहां से डायरेक्ट बीपीएससी में, डायरेक्ट यूपीएससी में सवाल आ जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत इत्मीनान रख के, बहुत ध्यान से आपको अध्ययन करना चाहिए। तो लेसन देख लिए, एक बार लेसन का नाम गौर से पढ़िए, अर्थव्यवस्था। तो आपको इस लेसन में समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या जानना है कि आपको समझना अर्थव्यवस्था क्या है एवं इसके विकास का इतिहास। जो हम आज जिस अर्थव्यवस्था में, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैसे पहुंचे, और हम आज ये भी कहते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था के रूप में हम विकसित हो रहे हैं। अभी हालांकि विकासशील हैं, और धीरे धीरे हम लोग अविकसित थे, विकासशील थे, और विकासशील से धीरे 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 हम लोग विकसित की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो किस प्रकार से आगे बढ़े, कौन कौन सा नीति हम लोग अप्लाई किए, सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, लेसन है ये, और इस लेसन में हम लोग प्रॉपर टॉपिक को डायग्राम में बांटेंगे। और सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इस लेसन में अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। एक बात और बता दो, बहुत बच्चों को लगता है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक ही बात है। याद रखना, अर्थव्यवस्था अलग है, अर्थशास्त्र अलग है। अर्थशास्त्र आप आगे जाएंगे तो 11th में पढ़ना है थोड़ा सा अर्थशास्त्र, 12th में पढ़ना है अर्थशास्त्र। और हम लोग को यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ऑप्शनल जो होता है, बीपीएससी में ऑप्शनल होता है, वो होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और जो जीएस का पार्ट है प्रॉपर, जो सभी बच्चों को पढ़ना पड़ता है, तो इकोनॉमी है, और यही इकोनॉमी जो आपका है। ठीक है, इकोनॉमी क्या है वो देखेंगे हम लोग प्रॉपर। तो चलिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास में हम इसे पहले बांटते हैं डायग्राम में, और ताकि इस लेसन को और आसानी से पढ़ा जा सके। तो सबसे पहले क्या अध्ययन करने वाले, आपको टॉपिक याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे परिचय। क्या देखेंगे, सबसे पहले परिचय देखेंगे। तो ये चीजें याद हो गया, आपको याद होना चाहिए पूरा। परिचय देखेंगे, परिचय के बाद हम लोग प्रॉपर जो अध्ययन करने वाले हैं, वो अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है।
यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय, फिर देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का संरचना, यानी दुनिया में अलग अलग जगह अर्थव्यवस्था है, उसका कौन कौन सा संरचना है, भारत में कौन सी संरचना है, ढांचा क्या है, ठीक है। और ये जो हम संरचना पढ़ेंगे, संरचना के अंतर्गत हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और जो बच्चे थोड़ा मोड़ा इकोनॉमी का क्लास कर चुके उनको आइडिया होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। हालांकि अब चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र सब आ चुका है, लेकिन आपके सिलेबस में 3 क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करना है। छोटा सा मैं कुछ आइडिया दे दूंगा, चतुर्थ क्षेत्र क्या होगा, फिफ्थ क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में आइडिया दे दूंगा। तो क्षेत्र पढ़ना है। इसके बाद आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, जो आपके एग्जाम में बार बार सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में कवर पूछा जा चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था के संरचना में पढ़ना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आ रहा समझ में? चलिए, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, सबसे पहले परिचय, फिर पढ़ेंगे अर्थ, फिर पढ़ेंगे क्षेत्र, फिर पढ़ेंगे प्रकार, और इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो यहाँ तक हम सिर्फ समझेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके, और यहाँ के बाद पढ़ना है विकास के बारे में। किसके बारे में? विकास के बारे में। और अर्थव्यवस्था के अगर विकास की बात करें तो उसे कहते हैं आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था के विकास को क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। तो यहाँ से हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है आर्थिक विकास, और एक क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो समझिए लॉन्ग आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन। आर्थिक विकास कई बार आ जाता है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए, तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और आर्थिक विकास में हमें पढ़ना है आर्थिक विकास के माप के बारे में, कि आर्थिक विकास को कैसे मापेंगे। फिर आर्थिक विकास के माप के साथ हमें पढ़ना है आर्थिक विकास किस प्रकार के आर्थिक विकास का सूचकांक कौन जारी करता है। हम कैसे जानेंगे कि आर्थिक विकास हुआ है, हम कैसे जानेंगे? तो याद रखना है, जैसे हम अगर नॉर्मली बात करें तो पूरे दुनिया में हम जानते हैं कि फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये दुनिया के खुशहाल देशों में आता है। इसका मतलब है दुनिया में हैप्पी इंडेक्स जारी किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत भुखमरी की स्थिति में है, अफ्रीका के देशों में आते हैं ऐसे देश। बुरुंडी है, दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है। रवांडा है, दुनिया के बहुत गरीब देश माना जाता है। युगांडा है, गरीब देश माना जाता है। तो इसका मतलब है हंगर इंडेक्स भी जारी किया जाता है कि कौन भूखा है, कौन पेट भरा, किसका पेट भरा, आदमी के रूप में नहीं, देश के रूप में। तो इंडेक्स जारी होता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब लिंगानुपात। जैसे हम बात करें केरल में लड़कियों की संख्या लड़का से ज्यादा है। बाकी जगह बात करें तो लड़का की संख्या ज्यादा है, लड़की की संख्या कम है। और इस प्रकार से हमारा समाज असंतुलित हो रहा है, तो उसे संतुलित करने का जिम्मेदारी हमारी है। जब इसके आयामों को समझेंगे तभी तो संतुलित कर पाएंगे। आखिर हम एक लड़का लड़की में अंतर क्यों कर पाते हैं, क्यों करते हैं? देखिए, एक शारीरिक क्षमता का अंतर जो प्राकृतिक प्रदत्त अंतर वो तो है, लेकिन हम क्यों अंतर करते हैं? हम उसके मौलिक, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, जो उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन क्यों करते हैं? तो ये चीजें आपको कब समझ में आएगी? जब आप शिक्षा लेंगे। तो समझना कि आर्थिक विकास सबके लिए जरूरी है। आर्थिक विकास का माप कैसे करते हैं, आर्थिक विकास का सूचकांक कौन जारी करता है, और वही आर्थिक विकास, चूंकि हम लोग बिहार से, हम लोग बिहार के बारे में पढ़ना है, इसलिए आर्थिक विकास में हमें केंद्र में रखना है बिहार को। किसे केंद्र में रखना है? बिहार को। और जब बिहार को केंद्र में रखकर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। तो फिर पढ़ना है कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है, और बिहार के पिछड़ापन जो है उसे दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो ये प्रॉपर आपका एक लेसन का पूरा हो गया आयाम। आ रहा है समझ में? और इसी को एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आप यहाँ देख रहे हैं माप में, तो अगर आर्थिक विकास की माप करना हो तो हमें माप करना पड़ेगा पूरा देश का इनकम क्या है, इसे कहते हैं नेशनल इनकम। और प्रति व्यक्ति है, पर लोग कितना कमा रहे, जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसका सूचकांक कौन जारी करता है? तो याद रखना है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सारा चीज हम इतना अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। आप टेक्स्ट बुक को चेक कीजिए कि आपको क्या क्या नहीं आ रहा है। आपको अनुभव होगा कि आप उस बुक से ज्यादा जान रहे हैं, आपका कंसेप्ट ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है।
इसके बाद ही, इसके साथ ही आपको ये भी एहसास हुआ कि अरे कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल हम बना सकते हैं। क्योंकि याद रखना, कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल कोई चांद पर से, मंगल ग्रह से नहीं लिया जाता है। उस सवाल आपकी बुक से ही आते हैं। उसे सॉल्व करने वाले बच्चे दूसरी दुनिया के नहीं, तीसरी दुनिया के नहीं है, आपके आसपास रहने वाले बच्चे हैं, और यही बुक को पढ़ के फिर वो कवर करते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं लेक्चर भी डिवाइड कर देता हूँ कि किस लेक्चर में कितना बातें पढ़नी है। मैं आपको बता दूं, अभी जो लेक्चर हम लोग करने वाले, इस लेक्चर में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के परिचय, हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के अर्थ, और इस लेक्चर में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इतना तक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अरे समझ में, और अर्थव्यवस्था के प्रकार को अच्छा समझेंगे, और इसके साथ कुछ टॉपिक यहाँ से हम लोग यहाँ तक माइग्रेट करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे आर्थिक विकास और इसके साथ आर्थिक वृद्धि, और आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि में अंतर। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम लोग प्रॉपर, मतलब फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है, सेकेंड लेक्चर यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड लेक्चर में आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि के बारे में क्या क्या अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं उनके क्या क्या सिद्धांत है, इन चीजों को देखेंगे। और उस लेक्चर के बाद हम एक लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर माप, जो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और सूचकांक, फोर्थ लेक्चर में। और फिफ्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिहार के पिछड़ेपन का कारण। और फिफ्थ लेक्चर में पूरा को एक बार स्पीड में शॉर्ट ट्रिक से रिवाइज करवा देंगे, उसके बाद आपका पूरा हो जाएगा लेक्चर कंप्लीट। आ रहा है समझ में? और लेक्चर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन पर एक बार बात कर लेंगे स्पीड में, सारा आपका एकदम कंप्लीट मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है आपको माइंड में सेट होना चाहिए। आज के लेक्चर में पढ़ना है परिचय, अर्थ और संरचना वाला क्षेत्र। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं, सबसे पहले टॉपिक बनाते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। अब इसमें लिखना नहीं है, इसको डायग्राम की सहायता से आपको बनाना और इसे सीखना है, समझना है। एग्जाम में जो सवाल आने वाले उसे हम लिखेंगे, और मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसलिए मत पढ़िए कि सिर्फ एग्जाम पास करना है, आप इसलिए पढ़िए कि एक कायदे का इंसान बन सके। आप देख रहे हैं कलकत्ता में अभी कौन सी घटना हुई, जगह जगह पर अत्याचार हो रहा है, मतलब जब मानवता को क्रूर करने वाली घटना, ऐसी घटनाएं हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एग्जाम पास हो सके, इसलिए क्रैश कोर्स चला देता है। हालांकि आप डिमांड करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा बता जो एग्जाम में आ जाए, तो लोग भी इस कारण से आपको लूटते हैं। क्रैश कोर्स से ना कभी फायदा हुआ है, हालांकि हर जगह चलाया जाता है, लेकिन क्रैश कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स इसलिए जब आप पूरा फुल कोर्स पढ़ लिए तो एग्जाम के टाइम पर आप क्या रिवीजन कर सकते हो, वो पार्ट है प्रॉपर। और सोच लीजिए, जब आपको फुल सोचिए फुल कोर्स पढ़ लें तो फिर क्रैश कोर्स की क्या आवश्यकता है? मान लीजिए कि कैंसर का पूरा दवा खा लिए, जिसको जिसको कैंसर हो पूरा दवा खा रहा है, लास्ट में का कुछ ऐसा दवा दे दीजिए, कुछ ऐसा जादू कर दीजिए कि कैंसर ठीक हो जाए। तो बताइए लॉन्ग प्रोसेस से ठीक होगा कि शॉर्ट ट्रिक से? नहीं होगा शॉर्ट ट्रिक से ठीक। सफलता का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता, उसके लिए एक ही प्रोसेस है, आपको मेहनत करना होगा, डेडिकेट करना होगा, डेडिकेट होना पड़ेगा, और डेडिकेटेड होकर एकदम सही से रास्ता पे चलना होगा। तो चलिए, क्या टॉपिक है? अर्थव्यवस्था का परिचय। अब इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं, और इतिहास से ही इकोनॉमी में हम लोग आएंगे। आपके सिलेबस में, बुक में सब कुछ दिया हुआ है, मैं पढ़ा दूं, उसके बाद एक बार बुक को रीड करना है। हुआ क्या, पीछे से देख लीजिए, हमारा भारत है, उत्तराखंड वाला पार्ट आपको पता है, सिक्किम, चलिए अब समझिए कि मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो भारत है, थोड़ा सा, अब चलिए समझ आ रहा है क्या है भारत। अब देखिए, ये हमारा भारत सोने का चिड़िया। हुआ क्या कि बहुत पहले, आप जानते हैं, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारा देश शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद नॉर्मली कहा जाता है जिस देश की पूरी जनसंख्या लगभग 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो, उस देश का विकास बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद हमारे देश में शुरू से कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे देश में
शुरू से ही अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो उद्योग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सुने होंगे, उसमें समझिए कि कांसा बनाया जा रहा है और कांसा गलाने के लिए आप लोग जानते हैं कांसा टीन कार्बन तांबा से बनता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, हालांकि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और उसी के लगभग पैरेलल सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता है। और सोचिए समझिए सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल के बाद है, उसके बहुत दिन बाद राम जी आए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद राम जी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कृष्ण जी हैं। सोच लीजिए जो उम्र में राम जी से भी बड़ा है, समझिए इस बात को, श्री कृष्ण से बड़ा है, वैसे लोग टीन और तांबा को गला के कांसा बना रहे हैं। हमारे यहाँ विज्ञान कितना तरक्की में है, और गला रहे हैं तो जाहिर सी बात कोई उद्योग रही होगी, फैक्ट्री रही होगी। इसका मतलब है भारत प्राचीन से ही कृषि प्रधान होने के बावजूद वहाँ उद्योग धंधा फलता फूलता है। उद्योग धंधा में भारत बहुत आगे है। और आप देखिएगा तो हमारे यहाँ जो परिवहन मार्ग है, परिवहन मार्ग इतिहास में बहुत ऐसे रास्ते थे प्रॉपर, जो रास्ता हमारा भारत से चीन तक जा रहा है, यूरोप तक जा रहा है स्थलीय मार्ग। तभी तो बहुत पुराने समय में हमारा सोने का, जो हमारा बहुत प्राचीन व्यापार सोना का रोम से होता था। एक प्लिनी है हिस्ट्री, जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री का एक किताब है, उस किताब में लिखा है कि बहुत प्राचीन समय में भारत रोम के साथ सोने का व्यापार करता था, सोना चांदी का। तो समझ लीजिए परिवहन मार्ग भी बहुत अच्छा है भारत का। यहाँ तक कि अगर भारत की बात करें तो भारत के जो भी शासक हैं उद्योग धंधा में बहुत आगे हैं, परिवहन में बहुत आगे हैं, संचार व्यवस्था में बहुत आगे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने होंगे, बहुत आगे हैं। और जब ऐसे में अब सोचिए भारत प्राचीन समय से उद्योग में, परिवहन में, संचार में बहुत ज्यादा आगे है। और जिस संरचना से किसी भी देश का विकास हो, अगर मान लीजिए किसी का विकास, जब कोई नेता आता है आपकी तरफ इलेक्शन मांग रहे हैं, वोट मांगनी इलेक्शन के टाइम पे, क्या कहता है कि हम सड़क बनवा देंगे। भारत की सड़कों की इतनी बुरी दुर्दशा है कि आपको समझ नहीं आया कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। गड्ढा 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 बीच में थोड़ा सा सड़क, गड्ढा 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 बीच में थोड़ा सा सड़क। अब आप तय कीजिए कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। ऐसी व्यवस्था है, मतलब नाला छोड़ के पानी हमेशा सड़क पे रहता है, ऐसी व्यवस्था है। और प्राचीन समय में इतनी दुरुस्त व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो राजशाही व्यवस्था है उस समय, उद्योग धंधे फलता फूलता है, परिवहन व्यवस्था अच्छी है, संचार व्यवस्था अच्छी है। और ऐसे व्यवस्था है भारत में, खनिज संसाधन बड़े लेवल पर है, इसलिए भारत को कहा जाता था सोने का चिड़िया। क्लियर है। हुआ क्या, सब कुछ भारत में ठीक ठाक चल रहा था। उसी समय एक देश है यूरोप का, उसे कहते इंग्लैंड। और आपको पता होगा कि भारत की जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 है किलोमीटर स्क्वायर, 32 लाख। और जो इंग्लैंड है इसका क्षेत्रफल अगर जाने तो इसका क्षेत्रफल है 1,30,000 किलोमीटर स्क्वायर। सोचिए इंग्लैंड से भारत लगभग लगभग अगर 30,000 को हटा दें तो लगभग 32 गुना ज्यादा बड़ा है। अरे समझ में, 32 लाख गुना बड़ा है। इंग्लैंड में क्या हुआ कि औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, आप जानते हैं। और औद्योगिकरण का शुरुआत होने का रीजन था कि इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में है लोहा, इंग्लैंड में है कोयला, और इंग्लैंड में ठीक ठाक खेती होता था कपास का। और जहाँ कपास प्रचुर मात्रा में, जहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में, जहाँ लोहा प्रचुर मात्रा में, लोहा से क्या बनेगा, मशीन। कोयला से क्या होगा, मशीन में ऊर्जा। और कपास से क्या होगा, सूती वस्त्र। और हुआ क्या, इसी के देन से इंग्लैंड में चूंकि वैज्ञानिकवाद का विकास हुआ, पुनर्जागरण का विकास हुआ, लोग तार्किक हुए, लोग सोचने लगे। और जब वैज्ञानिकवाद का विकास हुआ तो नए नए मशीन बने, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, औद्योगिकरण के लेसन है। तो नए नए मशीन बने, उस कोयला से ऊर्जा बनाया गया, और उससे कपास से सूती वस्त्र बनाया गया। और ये चीजें इतनी डेवलप होने लगी, इतनी डेवलप होने लगी कि इंग्लैंड के हर छोटे छोटे कस्बे में नई फैक्ट्री, हर बड़े शहरों में बड़े बड़े लेवल की कंपनियां बनने लगी। और चूंकि इसका क्षेत्रफल कम है, देख लीजिए, और इससे कितना लगभग 32 गुना ज्यादा क्षेत्रफल है भारत का। और इंग्लैंड में याद रखना है कि किसी भी देश में अगर वैज्ञानिकवाद का विकास होगा तो जो डेथ रेशियो है, डेथ रेट है, वो डेथ रेट घटेगा, क्योंकि वैज्ञानिकवाद का विकास होगा तो मेडिकल जोन में काम होगा, चिकित्सीय क्षेत्र में काम होगा। और मेडिकल जोन में जब काम होगा तो अलग अलग प्रकार की एक्टिव दवा बनाई जाएगी। और वैसी जब पावरफुल दवा बनेगा तो जो पहले नॉर्मली ये भी देखिए प्राचीन काल में आप देखेंगे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा होता था, एक आदमी का 22-23 बच्चे हैं। क्यों ऐसा है, इसका एक रीजन भी था कि
जब बच्चे जन्म लेते थे तो बहुत कम बच्चे बचते थे, मर जाते थे, तो इसलिए आदमी लगातार प्रोड्यूस करते रहता था कि चलिए कम से कम 2-3 है तो बचे, लास्ट में बच जाए। तो इसलिए कि शुरू में जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, और क्योंकि क्यों, इसका रीजन एक भी था कि मेडिकल क्षेत्र था नहीं, इलाज वगैरह पॉसिबल था नहीं आसानी से, तो लोग का डेथ ज्यादा हो रहा था। इंग्लैंड में जब वैज्ञानिकवाद का विकास हुआ तो मशीन वगैरह बने, इसके साथ ही मेडिकल जोन में विकास हुआ, और मेडिकल जोन में विकास होने से वहाँ का डेथ रेट घटा, और डेथ रेट जब घटेगा तो जनसंख्या ज्यादा। और एक बात समझिए, एक तो छोटा सा देश, नहीं पिछड़ू सा देश, और वैसा देश जहाँ जनसंख्या ज्यादा हो, वैसा देश में औद्योगिकरण है, फैक्ट्री वगैरह लगभग हर जगह। और सोचिए जब फैक्ट्री अगर हर जगह है तो आप जानते हैं कि सेम ही सामान सब दे रहा है, तो लोग प्रॉफिट कम कमाएंगे। आ रहा है समझ में? अगर मान लीजिए कि जहाँ एक भी दुकान नहीं है कपड़ा का, जैसे सऊदी अरब में जाके अगर पानी बेचने लगे तो पानी की वहाँ किल्लत हम जानते हैं, तो अगर पानी बेचेंगे तो वहाँ प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में है, मेघालय में पानी प्रचुर मात्रा में है, वहां जाके आप पानी बेच रहे हैं, फायदा क्या होगा? तो हमेशा संसाधन विपन्न क्षेत्रों में संसाधन बेचा जाता है। क्लियर है पूरा? तो अब इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हो गए, और जनसंख्या बहुत ज्यादा, और इंग्लैंड का क्षेत्र बहुत छोटा। अब इंग्लैंड ने सोचा करे क्या, तो इंग्लैंड के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा देश दिया जाए जहां प्रॉपरली जनसंख्या कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, और कच्चा माल आसानी से मिल जाए। तो कई ऐसा देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां भी कब्जा किया गया, अमेरिका सबसे पहले अमेरिका पे कब्जा किया गया, और उसी संदर्भ में धीरे 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 धीरे, और इसके लिए एक जिम्मेदार कारक आगे पढ़ेगा, कुस्तुनतुनिया का पतन भी है। मतलब एक युद्ध, हालांकि कुस्तुनतुनिया पतन मत समझिए अभी, 1453 में हुआ था, इसे बता दिया हल्का सा। तो हुआ क्या था कि जो यूरोप है उसका तुर्की से व्यापार वगैरह बंद हो गया था मसाला का, उसे मसाला चाहिए होता था। और जैसे जिस प्रकार से हम बिना नमक का खाना नहीं खा पाते हैं, हम लोग के सब्जी में आलू चाहिए चाहिए नॉर्मली, तो उसी प्रकार से यूरोप में काली मिर्च और मसाला चाहिए, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट बहुत ठंडी है, ठंडी जलवायु है, उन लोग को मसाला चाहिए। और मसाला के व्यापार के लिए, क्योंकि इसके पास तुर्की है, इसके अगल बगल में तुर्की है, और तुर्की से ही वो लोग एशिया में आते थे, और एशिया से ही मसाला मिलता था। तुर्की से युद्ध होने के कारण इनका संपर्क टूट गया एशिया से, और यहाँ यूरोप से अलग अलग देश के साथ पता चला कि भारत में मसाला का व्यापार खूब ज्यादा होता है, भारत और चाइना में मसाला खूब मिलता है। तो ये यूरोप वाले जो थे, पुर्तगाल के, स्पेन के वगैरह सब जितने, वो सब भारत की खोज में निकले। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला, लेकिन पहुंच गया अमेरिका, डियास पहुंच गया अफ्रीका, तस्मान पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। और धीरे धीरे इन जगहों पे भी वो लोग, चूंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुका था, और ये लोग धीरे धीरे जहां जहां पहुंचे, अमेरिका पहुंचे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका बहुत अनडेवलप था, इन लोगों को धीरे धीरे लगा कि यहाँ कब्जा किया जा सकता है, और अमेरिका पे फिर निवेश करके और उसे कब्जा कर लिए, अफ्रीका पर कब्जा कर लिए, ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिए। उसी संदर्भ में जब अमेरिका पर पकड़ कमजोर होता है, उसी संदर्भ में इनको लगता है कि नहीं, भारत पे भी कब्जा किया जा सकता है, क्योंकि भारत में आपको पता है कि अतिथि देवो भव, कोई भी आएगा, जो लोग हमारे यहाँ से 100 साल से रह रहे हैं, जो लोग यहाँ की जीडीपी को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते। लेकिन अगर कोई अतिथि आ जाए अलग से, यहाँ तक कि अपनी तरफ समस्या क्या है कि अपने, अगर मान लीजिए पापा मम्मी डांट दे तो जोर से बोलेंगे एकदम, अगर पापा हल्का सा डांटे तो उनसे 3 गुना हाई पिच में हम जवाब दे देंगे पापा को। लेकिन अगर कोई बगल का अंकल आंटी है तो उनके आगे सजदा, मतलब सर झुका के खड़ा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि वो कह सके कि संस्कारी लड़का है। आपको तय करना है कि करना क्या है, तय करना है आपको, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। हालांकि देखिए, गलती का विरोध करना आवश्यक है, लेकिन अगर पापा कुछ बोल रहे हैं, आप पलट के जवाब दे रहे हैं, ये भी तो गलत है, इसका विरोध कौन करेगा? यही मामला है हमारे यहाँ, अतिथि देवो भव, बाहरी लोग भगवान हैं, अपने लोग शैतान हैं। तो हुआ क्या, जब इंग्लैंड वाले भारत में आए तो उन्हें अतिथि देवो भव की दर्जा मिली। वो लोग आए, धीरे 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 व्यापार किए। और एक बात बता दो, हमारा देश कैसा था? कृषि गत अर्थव्यवस्था था हमारा देश की, उद्योग परिवहन संचार में हमारा देश बहुत आगे है। और याद रखना है कि जिस संरचना से देश का विकास होता है उसे कहा जाता है आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना अभी लिखना नहीं है, अभी बस समझना है, डायग्राम बना सकते हैं ऐसे। आधारभूत संरचना, तो ऐसी चीजें थी। जब इंग्लैंड हमारे देश पर कब्जा किया तो हमारे देश में बहुत सारी बुराई थी, बहुत सारी बुराई, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्री का अधिकारों का हनन, पुरुष के अधिकारों का ठीक ठाक प्रयोग, इसके साथ ही और जितनी भी बुराई हमारे समाज में थी, जितनी बुराई, अंग्रेजों ने सबका बुराई किया और कहा ये देश इसलिए पिछड़ा हुआ है, और हम लोग के माइंड में प्रॉपर बैठा दिया कि आप लोग
काले लोग हैं और हम लोग गोरे लोग हैं। अंग्रेज तो गोरे थे। उनका कहना था कि ईश्वर ने जब बनाया तो भेदभाव इसलिए किया कि अंग्रेज को गोरे इसलिए बनाए कि वो ईश्वर से उसका कलर मिल रहा है, क्योंकि ईसाई बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल लिखते हैं, बाइबल का प्रचार प्रसार किए, और उन्होंने कहा कि हमें गोरा इसलिए बनाए ताकि हम पूरी दुनिया पर शासन कर सकें। आप काले इसलिए हैं क्योंकि आप शासित हो सके। और ऐसे में अफ्रीका पर भी शासन किया गया, भारत पर भी शासन किया गया। लेकिन भारत में जो उदारवादी लोग थे, जो डेवलप माइंड के थे, जिंदा दिमाग के थे, उन लोगों को प्रॉपर पता था कि वो लोग तो झुकेंगे नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, वो वाला मामला था। तो समझाया गया उन्हें कि देखिए हमारा इंग्लैंड बहुत आगे है। किस रूप में? हमारे इंग्लैंड में मशीन का विकास है, हमारे इंग्लैंड में परिवहन रेलवे का विकास है, संचार का विकास है, टेलीफोन का विकास है। यहाँ बात करो तो भारत में ऐसा कुछ है नहीं। तो भारत को सब बनाना है। जो लोग गंदा रहते हैं उसे असभ कहा जाता है, और भारत को सब बनाना है। दुनिया में बोले जाने वाली भाषा कौन है? इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश भाषा दुनिया में बोली जाती है क्योंकि इंग्लैंड का पूरी दुनिया में कब्जा रहा है। अगर इत्तेफाक से हम अगर पूरी दुनिया में कब्जा किए रहते तो पूरे दुनिया में, रसिया में भी, अमेरिका में भी हिंदी बोला जाता है। जो बाइडेन है, ट्रंप है, वो हिंदी बोल रहे होते। समझना है। तो हुआ क्या कि जब इंग्लैंड ने जब कब्जा किया तो भारत में जितनी भी कुरीतियां थी, दूसरी बात वो देखा कि यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ लड़ाया जा सकता है आसानी से। देखते नहीं कि पड़ोसी आपके घर में भाई भाई में लड़ाई करवा देता है, आप आसानी से लड़ लेते हैं क्योंकि आपको अपने भाई पे कम और दूसरे पे ज्यादा भरोसा है ना। हमारे घर में खिड़की इसलिए भी छोड़ा जाता है कि पड़ोसी देख सके हमारे घर में क्या हो रहा है। शहरों में हालांकि खिड़की की व्यवस्था कम है। तो आप समझिए जब इंग्लैंड वाले जब भारत में आए तो भारत पे कब्जा किए, और कब्जा करके फूट डालो और शासन करो की नीति, मतलब डिवाइड एंड रूल। लोगों को तोड़ने लगे, लोगों को लड़ाने लगे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, सब कुछ पर। और लड़ा लड़ा के भारत को कमजोर करने लगे। और भारत में साथ में ये भी कहने लगे कि अगर हमको शासन आप सौंप दीजिएगा तो हम यहाँ वैसा रूल लगाएंगे जो ब्रिटिश इंग्लैंड में जो रूल है। तो भारत में कौन सा रूल लगाएंगे? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल। और जब वो रूल लगाएंगे तो जैसे इंग्लैंड दुनिया में एक अपना दबदबा बरकरार रखा है, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, तो जैसे इंग्लैंड का दबदबा पूरी दुनिया में है वैसे भारत का दबदबा दुनिया में रहेगा। जो भारत के लोग थे उन्हें लगा कि वो माय गॉड, इंग्लैंड चाह रहा है कि भारत को अपना जैसा बना दे, उद्योग में बना दे, परिवहन में बना दे। क्योंकि भारत में भूखमरी की समस्या थी, स्थिति बहुत ज्यादा खराब था, चीजें ठीक थी, लेकिन फिर भी भारत में क्या है, जात पात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आज भी लोग परेशान हैं। आज भी देख लीजिए जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। एक बीच में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम चुके थे, उन्हें समझ ज्यादा था। सोच लीजिए घर की जो प्रॉपर घर में जो सपने से स्त्री रह रही है और जो पुरुष बाहर जा रहा है, अनुभव किसके पास ज्यादा होगा? जो बाहर है। उसी प्रकार से इसलिए हमारी जो समाज की महिलाएं हैं वो पहले पति पे डिपेंड रहती है, पहले पिता पे, फिर पति पे, और मान लीजिए कि खुदा ना खास्ते अगर पिता या पति की मृत्यु हो जाती है फिर अपने बेटा पे डिपेंड रहती है। क्योंकि उसके पास अनुभव कम है। अनुभव इसलिए कम है क्योंकि वो ट्रेवल नहीं की, दुनिया घूमी नहीं। एक बहुत अच्छा किताब है विलियम शेक्सपियर का, ऑफ ट्रेवल इज बेस्ट देन ऑफ स्टडी। आप जितना भी पढ़ ले लेकिन पढ़ने से कहीं ज्यादा ज्ञान घूमने से होता है। इसलिए पढ़ाई छोड़ दीजिए, घूमना चालू कर दीजिए। तो चलिए समझिए, समझ रहे हैं। तो इंग्लैंड वाले जब आए तो भारत पे कब्जा किया और कहा कि हम भारत में ब्रिटिश रूल लागू करेंगे, और ब्रिटिश रूल लागू करके हम भारत को प्रॉपर कैसा बना देंगे? इंग्लैंड जैसा बना देंगे, बहुत एकदम सभ्य बना देंगे। दादा भाई नौरोजी, जितने लोग थे भारत को उदारवादी, महात्मा गांधी, सभी को लगा कि वो भारत तो बहुत आगे जाएगा, और ये लोग भारत के लिए काम करने वाले थे। अंग्रेजों को सौंप दिए, ठीक है आप कीजिए जो करना है। यहाँ तक कि आपको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज सब है, अंग्रेज उसका बहुत हेल्प किए थे प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और अपने भारत के व्यक्तियों को सेना में भर्ती करवाए थे। इसलिए उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता था महात्मा गांधी को। दक्षिण अफ्रीका में जब डच और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुई थी तो महात्मा गांधी इंग्लैंड का साथ दिए थे, इसलिए उन्हें कैसर हिंद की उपाधि भी मिली थी। आपको पता होना चाहिए चीजें। तो शुरू में जितने भी भारतीय थे वो अंग्रेज का बहुत सपोर्ट किए। और याद रखना, जब आप किसी का बिना जाने उसके पीछे का कारण जाने सपोर्ट करते हैं तो वो एक समय आप पे कब्जा करता है। और कहा भी जाता है कि अगर कोई नहीं पहचान में आया, अगर दुश्मन पहचान में आए तो ओहदे में दोस्त से बड़ा होता है, और अगर दोस्त पहचान में ना आए तो दुश्मन से भी ज्यादा बुरा। याद रखना इस बात को। तो अंग्रेज पहचान में नहीं आए, और अंग्रेज धीरे धीरे क्योंकि उनके माइंड में था कि भारत को किसी प्रकार से शोषण कर लेना है, चूस लेना है। भारत में जो भी है, सोने का चिड़िया है, इसे सब चिड़िया बना के छोड़ दें ताकि कभी न कभी उड़ जाए। तो अंग्रेज ने इसका शोषण किया और ब्रिटिश रूल लागू नहीं किया, धीरे धीरे इसका शोषण करने लगा। बाद में दादा भाई नौरोजी जैसे लोग
जब पता होता है कि भारत का शोषण हो रहा है तो एक बुक लिखते हैं, और बुक आप पढ़े होंगे, वो बुक का नाम है कि वो दादा भाई नौरोजी का कहना था कि अंग्रेजों ने कहा था कि हम यहाँ ब्रिटिश रूल लागू करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ ब्रिटिश रूल न लागू करके उसने लागू किया अन ब्रिटिश रूल। क्योंकि इंग्लैंड में जो रूल लागू थी, जिससे इंग्लैंड का तरक्की हो रहा था, ठीक उसके अपोजिट यहाँ रूल लागू था। इसलिए दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि भारत में जो लागू हुआ वो ब्रिटिश नहीं है, अन ब्रिटिश है। अन ब्रिटिश क्या है? रूल है इन इंडिया। और इसी रीजन से क्या हुआ, भारत में पोवर्टी मतलब गरीबी बढ़ती जा रही है। इसलिए दादा भाई नौरोजी का किताब है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें भारत के प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। लोग जागरूक हुए कि ओ माय गॉड, अंग्रेजों ने जैसा कहा था वैसा तो हुआ नहीं। फिर लोग विरोध करते हैं धीरे धीरे। तब तक जब तक विरोध करना लोग चालू करते हैं तब तक देश का उद्योग धंधा ठप है, परिवहन ठप है, संचार ठप है। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप भारत को इंग्लैंड जैसा बनाना चाहते हैं, भारत को एकदम विकास की गति देना चाहते हैं, भारत को विकास में शताब्दी एक्सप्रेस बनाना चाहते हैं, तो भारत में जितने भी क्रियाएं हैं, भारत में कैसी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं। भारत में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, भारत में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, वो क्रिया इंग्लैंड के हाथ में सौंप दीजिए। इसलिए आपको पता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत दिन तक व्यापार की, सभी भारत के प्रत्येक हिस्से पर कब्जा कर ले। आर्थिक क्रिया क्या है? एक ऐसा क्रिया जिससे हम इनकम जनरेट कर पाए। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मुझे इनकम होता है, तो ये आर्थिक क्रिया है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाद में जॉब हो, फिर आपको इनकम होगा, आर्थिक क्रिया है। लोग जी रहे हैं आर्थिक क्रिया के लिए, लोग मर रहे हैं आर्थिक क्रिया के लिए। हमारे सैनिक बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है, प्रॉपर रक्षा करें उस समय उनका इनकम होता है, आर्थिक क्रिया। हालांकि वो आर्थिक क्रिया से बहुत बड़ी क्रिया है, बलिदान है, वो सैल्यूट उन लोगों को। लेकिन जो हम क्रिया करते हैं जिससे हमें इनकम जनरेट होता है वो आर्थिक क्रिया है। आ रहा है समझ में? अगर आपसे कोई पूछे आर्थिक क्रिया क्या कहेंगे? ऐसी क्रिया जिससे इनकम हो, वैसी क्रिया जिससे आय प्राप्त हो, आर्थिक क्रिया है। मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में आता है सवाल है आर्थिक क्रिया क्या है। तो हालांकि अभी एक काम कीजिए, अभी समझ जाइए, हालांकि आगे आएगा आर्थिक क्रिया, तो हम लोग लिखेंगे अभी आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया बताइए, ऐसी क्रियाएं जिससे क्या हो, इनकम हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि भारत के अंदर जितनी आर्थिक क्रियाएं हैं, जितनी आर्थिक क्रिया, फैक्ट्री हो, कृषि हो, क्या है? फैक्ट्री है, कृषि है, कुछ भी, संचार है, सब कुछ पर अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए, किसका कंट्रोल हो जाए? अंग्रेज का कंट्रोल हो जाए। सब कुछ अगर मेरे हाथ में दे दिया जाए तो फिर तभी तो हम भारत को आगे बढ़ाएंगे। अंग्रेजों ने कहा कृषि से, सिर्फ कृषि से नहीं होगा, कृषि में हाइब्रिड का प्रयोग करना होगा, तभी कृषि खूब होगा। फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार की मशीन का प्रयोग होगा, तभी कृषि होगा। संचार में संचार में अलग अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी चाहिए। परिवहन में ट्रेन चाहिए, पटरी का विकास होगा, पटरी बिछाया जाएगा, जलयान का विकास होगा। और याद रखना, अंग्रेजों ने सब इसलिए किया कि उसको फायदा हो सके। पटरी उसने इसलिए नहीं बिछवाया कि भारत के लोग चल पाए, इसलिए बिछवाया कि मतलब नई दिल्ली से सामान को गुजरात तक ले जाने में आसानी हो ट्रेन से, और फिर गुजरात के बंदरगाह से इंग्लैंड तक पहुंचाया जाए, लंदन की टेम्स नदी तक पहुंचाया जाए। इसलिए अंग्रेज भारत का विकास किए नहीं, वो अपने आर्थिक शोषण के लिए कुछ विकास में भारत में गतिविधि किया जिससे इंग्लैंड का विकास हो, लेकिन बाय प्रोडक्ट भारत का थोड़ा सा विकास हो। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत का विकास हो। आ रहा समझ में? है ना? कि मान लीजिए, एक कहानी में कभी सुना था बचपन में, एक रिक्शा वाला था, उसे कैंसर हो गया। वो प्रॉपर मतलब अपना घर में से विवाद चलता था, वो गया, मतलब उसका जो जितने भी बेटे पोते थे वो पूरा अपना पूरा पैसा, पूरा कंप्लीट पैसा उसके इलाज में लगा दिए, लेकिन बेचारा ठीक नहीं हुआ। अंतिम स्थिति में उसे पता था कि मैं मरने वाला हूँ। होता क्या कि अंतिम समय में उसे लगा कि अब तो मर ही जाऊंगा, और उसका बेटा कल होके पूरा घर का जमीन बेचने वाला था। उसे लगा कि अगर मैं मर गया तो फिर जमीन, घर का जमीन बच जाएगा, अगर नहीं मरा अभी जस्ट जल्दी, तो फिर मेरा बेटा घर का जमीन ही बेच देगा। पिता तो पिता होते हैं, और फिर मैं तो नहीं बचूंगा, या बच भी जाता हूँ तो 5 साल 10 साल की जिंदगी मेरी है, लेकिन पूरा जीवन मेरे बेटे पोते तकलीफ करेंगे। तो लास्ट में रात में वो सल्फास की रोटी खाया। सल्फास की रोटी जानते हैं, जहरीला बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। सल्फास की रोटी खाया, रात में सो गया। सुबह उसके अचानक नींद खुली तो हल्का महसूस कर रहा था। जांच वगैरह हो तो पता चला वो जिंदा है, मतलब उसका कैंसर ठीक हो चुका है। अब इसका क्या मतलब, कैंसर का दवा हो गया सल्फास की रोटी? नहीं, खाया था मरने के लिए, ये सच्ची घटना है। खाया था मरने के लिए, लेकिन बाय इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जिंदा बच गया, वो ठीक हो गया। उसी प्रकार से अंग्रेज का मकसद था कि भारत को बर्बाद करना है,
लेकिन भारत के बर्बाद करने के लिए उसको भारत का संसाधन को ले जाना था नहीं, और भारत के संसाधन के यहाँ से ले जाने के लिए उसको पटरी बिछाया, ट्रेन चलाया, उससे भारत का थोड़ा सा विकास हो गया, लेकिन जितना नुकसान किया उतना तो फायदा नहीं हुआ। आ रहा है समझ में कुछ कुछ? तो भारत का स्थिति पूरा खराब कर दिया, उद्योग धंधा चौपट, परिवहन चौपट, संचार चौपट, और जब ये चीज चौपट इसका मतलब आधारभूत संरचना चौपट। क्यों चौपट हुआ? क्योंकि आर्थिक क्रिया अंग्रेज के हाथ में चला गया, और आर्थिक क्रिया जब अंग्रेज के हाथ में चला गया, याद रखना किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया का क्या मतलब? अर्थव्यवस्था। किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था अगर किसी बड़े संपन्न देश के हाथ में चला जाए, इसी को कहा जाता है उपनिवेश। क्या कहते हैं? उपनिवेश। तो उपनिवेश के कारण ऐसी समस्या हुई, और 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारा खूब शोषण किया, इतना शोषण किया कि उसका खामियाजा हम आज भी भुगतते हैं किसी न किसी रूप में। आ रहा है समझ में? और हमारा देश की अर्थव्यवस्था पूरी जर्जर हो गई, उद्योग चौपट, परिवहन चौपट, संचार चौपट, सारा चीज चौपट। और आज भी उसका जो इफेक्ट है, ठीक से अगर देखा जाए, ठीक से अगर देखा जाए, थोड़ा सा समझिए तो क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए। ये क्या है? इंग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है? भारत। और इंग्लैंड ने किया भारत पर कब्जा, कितने साल तक? लगभग लगभग 200 वर्ष तक। और कब्जा करके क्या किया? इसका आर्थिक शोषण। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड उस समय था संपन्न देश, समृद्ध देश और संपन्न देश, और भारत क्या था? विपन्न देश। हालांकि ठीक ठाक था भारत, लेकिन उसे विपन्न इंग्लैंड ने बना दिया। और भारत पे क्या किया? कब्जा। भारत पे क्या किया? निवेश, ऐसे समझ लीजिए। और भारत पर निवेश करके उसने अपना प्रॉफिट जनरेट किया। तो भारत, इसके लिए याद रखना, भारत जो है प्रॉपर, तो जब कोई बहुत बड़ा देश किसी देश पर कब्जा कर ले और उसका आर्थिक शोषण करे, और भारत पर कब्जा किया कि भारत के आर्थिक क्रिया पर कब्जा किया, तो भारत का जो भी आर्थिक क्रिया है, और अब अगर कोई आपसे पूछे कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो आप बता सकते हैं आर्थिक क्रिया का मतलब ऐसी क्रिया जिससे हमें इनकम जनरेट हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया पर पूरा कंट्रोल कौन कर लिया? पूरा कंट्रोल कौन कर लिया? इंग्लैंड। और जब आर्थिक क्रिया पर पूरा कंट्रोल इंग्लैंड कर लिया, तो बताइए भारत का क्या चौपट हो गया? तो भारत का चौपट हो गया उसके आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या हो गया? चौपट पूरा डाउन। और आधारभूत संरचना जब चौपट होगा, इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से वो देश कमजोर हो जाएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर अगर देश हो गया, तो फिर जो देश कब्जा किया तो वो जैसा बोलेगा वैसा ही करेगा। अब मान लीजिए हम आपको कर्जा दे दिए, खूब कर्जा दे दिए, मतलब कितना दे दिए? 500 करोड़ रुपया कर्जा दे दिए। ठीक है, इतना मेरा हैसियत है नहीं, आपका भी लेने का हैसियत है नहीं, लेकिन दे दिए। आपको जीवन भर चुकाइए पैसे, नहीं दीजिएगा हम आपको कंप्लेन कर देंगे, केस डाल दिए। आप पूरा जीवन मेरा गुलामी किए, आप पैसा नहीं चुका पाए, फिर हम कहेंगे अपना बच्चा को भेजिए, वो गुलामी करेगा, पैसा नहीं चुका पाए, फिर कहूंगा उसके बच्चा को भेजिए, फिर वो गुलामी करेगा। अब सोच लीजिए ठीक से, जीवन भर आप क्या हो गया? एक ट्रैप में फंस गए, जाल में फंस गए। ऐसा ही हुआ, जाल में फंस गए। और आर्थिक रूप से अगर कमजोर देश है तो गुलामी करेगा, वो जैसा वो कहेंगे वैसा करेगा। और इसीलिए इस चक्कर में फिर अगर आप मेरे गुलाम होंगे तो मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको करना होगा, तो आपका जो अपना कल्चर वो समाप्त हो जाएगा। तो भारत का कल्चर आज भी समाप्त हो रहा है, देख रहे हैं। अब भारत का कल्चर पूरा इफेक्टेड है, देख सकते हैं आप, किसी न किसी रूप में, भाषा के रूप में देख सकते हैं आप, कपड़ा के रूप में देख सकते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर है, इस कारण से भारत का समाज तबाह हो गया, भारत में धर्म व्यवस्था तबाह हो गई, भारत में जातिगत व्यवस्था तबाह हो गई। और इस जातिगत तो ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुई, लेकिन हाँ, समाज और धर्म और राजनीति पूरी तरह से इफेक्टेड हो गई। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा किया। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बात? कोई डाउट है इसमें? अब जब ऐसा हुआ तो एक बात आपको समझना है, यहाँ से एक बात समझना है कि जब कोई संपन्न देश किसी विपन्न देश के आर्थिक क्रिया पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो याद रखना है इस देश को, जो छोटा सा देश है, इसे कहते हैं उपनिवेश। जिसके ऊपर देखिए ना निवेश हुआ है, इसे क्या कहते हैं? उपनिवेश। तो अगर मैं कहूंगा कि भारत क्या था इंग्लैंड का, तो उपनिवेश था, क्योंकि भारत के ऊपर निवेश हो रहा था, उपनिवेश। और ये जो देश है इसे कहा जाता है औपनिवेश। औपनिवेश, औपनिवेशिक देश। और इस जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसे कहा जाता है उपनिवेशीकरण।
तो इंग्लैंड ने क्या किया, उपनिवेशीकरण के तहत भारत पर कब्जा किया, इसके आर्थिक क्रिया पर कंट्रोल किया, इसके आधारभूत संरचना को डैमेज कर दिया, इसके समाज को, इसके धर्म को, इसके राजनीति को डैमेज कर दिया और आर्थिक रूप से कमजोर किया। इसका मतलब इसका उद्योग धंधा परिवहन सारा कुछ डैमेज किया। अब भारत पूरा खत्म। जब देश हमारा आजाद हुआ कब, 1947, डेट आपको पता है, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो भारत के पास समस्या थी कि अब खाना कहाँ से खाएं, कपड़ा कहाँ से पहने, जिंदा कैसे रहें, ये मुश्किल है, सांस कहाँ से ले, ये मुश्किल है, क्योंकि याद रखना है बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में भर के। सोचिए, तो दुनिया अलग है, दुनिया की अलग है कहानी, 3 लोक में फैला है फिर भी बिकता है बोतल में पानी, अलग है दुनिया। तो सब कुछ दुनिया इस प्रकार से है। तो समस्या है कि भारत को कैसे संभाला जाए। तो बात है कि किसी देश अगर डूबा हुआ है, कैसे डूबा हुआ, आर्थिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था का देश डूबा है, तो क्यों नहीं इसके आर्थिक व्यवस्था पर काम किया जाए ताकि देश आगे बढ़े। तो फिर काम किया जाए देश के आर्थिक व्यवस्था पर। इसीलिए हमें आज पढ़ना है देश के आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जब देश पूरी तरह से टूट चुका था, फिर इसके अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाने के लिए हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था उसने कैसे काम किया, क्या 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 कदम उठाए, उस कदम से हमारा देश आगे बढ़ा। योजना आयोग का गठन हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई। उससे धीरे 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 एक एक कदम बढ़ के हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आ रहा समझ में। तो बस यही, जब हमारा देश पूरी तरह से एक ट्रैप में फंस चुका था, आर्थिक शोषण के जाल में फंस चुका था, फिर उससे उबरने के लिए हमें समझना पड़ता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को, और अर्थव्यवस्था पर काम किया गया। चलिए, कोई डाउट। तो अब हम यहाँ से जो पूरा परिचय था अर्थव्यवस्था को हम देख चुके हैं। अब यहाँ से हम टॉपिक लिखेंगे, उसका नाम है अर्थव्यवस्था। तो फर्स्ट टॉपिक लिखिए, क्योंकि आप ये आर्थिक क्रिया तो लिख चुके हैं। आर्थिक क्रिया मतलब वैसी क्रिया जिससे आय की प्राप्ति, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब लिखिए अर्थव्यवस्था। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है, तो देखिए ठीक से, इकोनॉमी समझना है। तो हमने कहा कि भारत की स्थिति बहुत खराब थी, अब भारत को उबारने की जरूरत है। मान लीजिए कि अगर आपके घर की स्थिति बहुत खराब है तो क्या करेंगे। घर में 3-4 लोग हैं, आपको खाना भी खाना है, तो 3 भाई है मान लीजिए, तो एक भाई को आपने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करो, खेती बाड़ी कर लो ताकि पेट भर जाए। एक भाई को कोई फैक्ट्री में लगा दिए, और 2 भाई जब काम करें तो एक भाई को बोले कि भाई तुम पढ़ो ठीक से, कुछ बनो, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर कुछ ही बनो, ताकि हम लोग गरीबी रेखा से आगे निकल पाए। तो ठीक से देखिए, तो एक भाई को कहाँ भेजे आप, कृषि क्षेत्र में, एक भाई को आप भेजें उद्योग क्षेत्र में, और एक भाई को आप कहाँ भेजें, सेवा क्षेत्र में, जो डॉक्टरी वगैरह सब जितना चीज है, शिक्षक वकील ये सारा चीज, वो सब प्रॉपर क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो अलग अलग सेक्टर में भेजें। क्यों भेजें, ताकि आपका घर का विकास हो पाए। उसी प्रकार से देश में जितने भी, देश एक प्रकार क्या है, परिवार है। इस परिवार में जितने लोग हैं किसी न किसी सेक्टर में कुछ काम कर रहे हैं, तो काम करें इसका मतलब उसको इनकम जनरेट होगा, और इनकम जनरेट होगा तो जिससे इनकम जनरेट होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। वैसी क्रिया जिससे आय आ जाए उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। और हमारे देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, इस आर्थिक क्रिया के करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। क्या बनाई गई है, एक व्यवस्था बनाई गई है, एक संगठन बनाई गई है। बस उसी व्यवस्था या संगठन को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। आया समझ में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बहुत बहुत बड़े लेवल के एक अर्थशास्त्री, उसका नाम है ब्राउन। और एग्जाम में आप किसी अर्थशास्त्री का कोटेशन, अर्थशास्त्री का लाइन यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। और ब्राउन साहब कहते हैं, एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का, तो अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं कि अर्थव्यवस्था एक प्रकार की व्यवस्था या संगठन है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया किया जाता है। आ रहा है समझ में। तो बताइए अर्थव्यवस्था क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था एक प्रकार का संगठन है, या कह सकते कि वैसा संगठन वैसा संगठन जिसके तहत या अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है।
और देखिए एग्जाम में बार बार आता है आर्थिक क्रिया क्या है, बताइए आर्थिक क्रिया क्या है? कोई काम जिससे इनकम आ जाए आर्थिक क्रिया है। नहीं, आर्थिक मतलब पैसा, क्रिया मतलब काम, जो काम करेंगे पैसा आ जाएगा, आर्थिक क्रिया है। और वह काम जो करेंगे किसी न किसी रूल के अंदर, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ कोई ना कोई एक रूल है, उस रूल को हमें फॉलो करना पड़ता है। दुनिया में किसी सिस्टम में आप जाइए, रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो बताइए अर्थव्यवस्था क्या है? तो ब्राउन का क्या डिफिनेशन है? अब काबिल नहीं बना के सर अपना डिफिनेशन बताएं क्या? ब्राउन का बताना है। तो क्या डिफिनेशन? वैसा संगठन या वैसी व्यवस्था जिसके तहत आर्थिक क्रिया किया जाता है, आर्थिक क्रिया किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक बात बता दूं, अर्थशास्त्र हमेशा किसी एक निश्चित देश का, किसी निश्चित राज्य का, किसी निश्चित जिला का, किसी निश्चित गांव का होता है। आ रहा है समझ में? इसलिए अर्थव्यवस्था जब भी आप इकोनॉमी लिखा देखेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ नाम जुड़ा होगा, मतलब पीछे होता है ना पीछे अकेले अकेले आपको इकोनॉमी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी, ऐसा लिखा मिलेगा, मतलब इकोनॉमी के साथ कोई ना कोई वर्ड लिखा मिलेगा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था एक क्षेत्रीय व्यवस्था है, किसी ना किसी क्षेत्र की बात होगी। क्लियर है? समझिए। अब ब्राउन सभी बात बोले। उसी समय एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था प्रोफेसर लेविस। पूरा नाम उनका है आर्थर लेविस। क्या नाम है? आर्थर लेविस। ये नाराज हो गए, बोले क्या मतलब हुआ ब्राउन? तुम कह रहे हो कि एक ऐसा संगठन जिसके तहत आर्थिक क्रिया किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है? आर्थिक क्रिया का मतलब है कि आर्थर लेविस कहते हैं कि इसका कहने, ब्राउन के कहने का मतलब कि कोई एक संगठन होगा और उस संगठन के नीचे हर व्यक्ति जो काम करेगा, और काम करेगा तो उसके बदला में उसको इनकम मिलेगा, यही अर्थव्यवस्था है। जबकि अर्थव्यवस्था मैंने बताया क्षेत्रीय व्यवस्था है, इसमें किसी राज्य का विकास होगा, किसी देश का विकास होगा, और विकास होना जरूरी है, लाजमी है विकास होना। इसका मतलब है, कहते हैं ना हम लोग कि क्या गरीबों का कोई धर्म नहीं होता? जो लोग बूढ़े हो गए, जो लोग काम नहीं कर सकते हैं, वो तो काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं करेंगे तो उनको इनकम नहीं मिलेगा। जब इनकम नहीं मिलेगा तो क्या मरेंगे क्या? तो प्रोफेसर लेविस कहते हैं कि एकदम गलत बात। किसी संगठन के नीचे काम करने वाला हर आदमी जिसे इनकम प्राप्त हो वो अर्थव्यवस्था नहीं बना सकता है। अर्थव्यवस्था में जैसे लोग का रोल है कि लोग काम करें मिलके और देश आगे बढ़े, वैसे देश की भी जिम्मेदारी है कि उसके अंदर रहने वाले जो लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो शारीरिक रूप से दक्ष नहीं है, शारीरिक रूप से असमर्थ है, वैसे लोगों के लिए देश भी काम करे। आज भी देखिए हमारे लिए काम हो रहा है। जो लोग बूढ़े हो गए हैं उन्हें वृद्धा पेंशन मिलता है, जो स्त्री विधवा हो गई विधवा पेंशन मिलता है, मिल रहा है कि नहीं? तो छोटे बच्चे उसे राशन के रूप में कुछ चीजें मिल रही है, जो छात्र है कुछ अच्छा जीवन में कर रहे हैं उसे प्रोत्साहन राशि मिलता है। तो राज्य की भी तो जिम्मेदारी है, समाज की भी तो जिम्मेदारी है कि सिर्फ याद रखना है कि दुनिया में कहते हैं ना कि दोनों हाथ से ताली बजती है, कुछ महान संत तो कहते हैं चुटकी तो बजती है, कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो कहते हैं कि चुटकी तो बज जाती है। अब समझना है कि दो हाथ से ताली बजती, इसका मतलब दोनों तरफ से हाथ मिलाने का क्या मतलब? दोनों तरफ से मिलेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेगी। तो अर्थर लेविस कहते हैं कि बिल्कुल गलत बात है कि वैसा संगठन जिसके तहत आर्थिक क्रिया किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, आर्थर लेविस के हिसाब से, ये नहीं कि दुनिया के हिसाब से। ये डिफिनेशन सही आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आर्थर लेविस कहते हैं कि मान लो कोई देश है और उस देश में एक व्यक्ति है जिसे रोटी चाहिए, एक व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, एक व्यक्ति जिसके पास कपड़ा नहीं है, एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा नहीं, सब कुछ है लेकिन शिक्षा नहीं है। मतलब ये बाकी चीज में संपन्न है लेकिन इसे रोटी नहीं मिलता है। घर है इसके पास, इसके पास रोटी है लेकिन घर नहीं है, इसके पास कपड़ा नहीं है, इसके पास शिक्षा नहीं है। आ रहा है समझ में? एक राज्य है जिसमें पानी की कमी है, एक राज्य है जहाँ सुखाड़ा हुआ है, एक राज्य है जहाँ सौर ऊर्जा धूप बहुत ज्यादा है। तो राज्य जो है मतलब राज्य कहने का मतलब देश है, देश की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पानी की कमी वहां पानी मुहैया कराया जाए, जहां सुखाड़, जहां पानी की कमी है, जहां पानी बहुत ज्यादा है वहां से पानी लेके, वहां मतलब पानी बहुत ज्यादा तो वहां लोगों को सुरक्षित किया जाए। जहां पानी की कमी है वहां पानी मुहैया कराया जाए, जहां धूप बहुत ज्यादा है वहां छाव मुहैया कराया जाए या फिर सौर ऊर्जा बनाया जाए। जिसके पास रोटी नहीं उसको रोटी दिया जाए, जो शरीर से असमर्थ है विकलांग है उसे उस हिसाब से उसके उससे के हिसाब से सुविधा दिया जाए, जिसके पास घर नहीं है घर दिया जाए, इंदिरा आवास योजना।
जो विधवा है प्रॉपर जैसा है, जिसके पास जैसा चीजें हैं, जैसी मतलब कंडीशन है, उसके हिसाब से उसका काम किया जाए, यानी संसाधन का बंटवारा किया जाए। आ रहा समझ में? लेकिन जो अगर सामर्थ्य है काम करने में, जो विकलांग है उसे उसके हिसाब से चीजें दिया जाए, लेकिन जो सामर्थ्य शरीर से काम करने में, उसको रोजगार भी तो दिया जाए। आज हम लोग बार बार बात करते हैं कि रोजगार की कमी है देश में, रोजगार की कमी है देश में। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में है और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी भारत में है। हम लोग रोजगार की मांग करते कि नहीं करते हैं, लेकिन रोजगार कौन देगा? सरकार, जिस सरकार को हम चुने हैं। आ रहा है समझ में? आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जब कोई काम होता है, शादी ब्याह का महोत्सव होता है, तो आपको काम कौन देता है? अपनी मर्जी से आप कुछ भी करते हैं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कीजिएगा। तो जिया जी को, जिसको शादी करना है, मतलब अगर आपके घर में शादी है बहन की, तो जो लड़का को लाना है तुरंत आप ले आइएगा जबरदस्ती, क्योंकि आप बेचैन रहते हैं। किसी को भेजना है तुरंत भेज देंगे, इसलिए रूल रेगुलेशन से काम होता है। तो रोजगार हम सरकार से मांगते हैं। तो समझिए वाली बात है, अर्थलेविस कहते हैं कि ऐसा कोई संगठन है कि जिसके नीचे सिर्फ आर्थिक क्रिया हो, अर्थव्यवस्था होगा। अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे हम, अर्थव्यवस्था मतलब एक अच्छी व्यवस्था। अर्थव्यवस्था हम उसे कहेंगे कि अच्छा, अर्थव्यवस्था हम कहेंगे कि अगर कोई राष्ट्र है और राष्ट्र मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, इसे अलग आवश्यकता, इसे अलग अवस्था, इसे अलग आवश्यकता है, तो अगर कोई राष्ट्र मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, अरे समझ में? कैसे? संसाधन का वितरण करके। अगर कोई राष्ट्र संसाधन का समुचित वितरण, आवंटन करके, वितरण करके, अगर कोई राष्ट्र संसाधन का समुचित सही तरीके से वितरण करके अगर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो अर्थव्यवस्था कहे। और इसमें देख लीजिए सारा कुछ आ गया, रोजगार भी तो आ गया, और रोजगार का मतलब आर्थिक क्रिया जिससे इनकम मिल जाएगा। तो बताइए आपके हिसाब से ज्यादा सही डिफिनेशन ये है कि ज्यादा सही डिफिनेशन ये है आर्थर लेविस का? तो डिफिनेशन लिखना है, हम इधर लिख देते हैं एक बार। आर्थर लेविस का क्या डिफिनेशन है? तो हम कह सकते हैं एक ऐसी व्यवस्था, बोलिए मेरे साथ, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें, क्या बोले? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र संसाधन का वितरण करके संसाधन, रोजगार भी तो लोगों को चाहिए, तो रोजगार को सेवा कहते हैं। तो संसाधन एवं सेवा का वितरण करके मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। समझ आ रहा है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र, मैंने बताया कैसी व्यवस्था जिसमें राष्ट्र मानव की अलग अलग इच्छा है, सबकी अलग इच्छा है, सबकी अलग अलग आवश्यकता है, तो सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। क्या करके? किसी को संसाधन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, तो किसी को सेवा चाहिए, रोजगार, है ना? तो ये चीजें हैं। तो अगर कोई राष्ट्र मानव की आवश्यकताओं को संसाधन या सेवा का वितरण करके सभी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम कंप्लीट लिखेंगे, संतुष्ट करता है, तो ऐसी व्यवस्था को, तो ऐसी व्यवस्था को अर्थ व्यवस्था कहते हैं। अब जब भी डिफिनेशन लिखेंगे आप, तो लिख देंगे डिफिनेशन किसका है? आर्थर लेविस का। और जब इतना बढ़िया बढ़िया डिफिनेशन हमारे पास है, तो फिर अपना डिफिनेशन लिखने की क्या आवश्यकता है? जो टीचर के पढ़ाते हैं लिखा देंगे, लिखो ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधन का निश्चित आवंटन, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन मजा तब है जब एक डिफिनेशन उनका लिख दीजिए, एक डिफिनेशन इनका लिख दीजिए। आपके पास दो डिफिनेशन अर्थव्यवस्था के, एक ब्राउन का है, लेविस का, दोनों लिख दीजिए। और लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात आपको समझ में आई कि नहीं है? अगर आ गए तो फिर मजा आ गया।
तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था क्या है वो समझ में आया। अगर एक टेक्निकली आपसे कोई पूछे अर्थव्यवस्था क्या है, तो बोलिए देखिए देश में एक सिस्टम है, उसके अंतर्गत किसी को रोजगार मिल रहा है तो किसी को संसाधन मिल रहा है, और ये व्यवस्था बड़े हिसाब से काम कर रही है, यही व्यवस्था अर्थव्यवस्था है। किसी को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, किसी को उद्योग में रोजगार मिल रहा है, किसी को सेवा क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, किसी को संसाधन मिल रहा है, ये सारा कुछ क्या है, ये अर्थव्यवस्था का पार्ट है। इसलिए अर्थव्यवस्था की एक संरचना है। क्या है? संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना, जैसे हम प्रॉपर टॉपिक बनाए थे शुरू में अर्थव्यवस्था की संरचना की, देख लीजिए। सबसे पहला जो है यहाँ देखिए, तो अर्थव्यवस्था का अर्थ भी देख लिए, परिचय तो देख लिए, अर्थव्यवस्था क्या है तो उसका अर्थ देख लिए। अब हमें पढ़ना है संरचना, और संरचना में क्या पढ़ना है? क्षेत्र। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि अर्थव्यवस्था को संरचना क्यों दिया गया, उसे क्षेत्रों में क्यों बांटा गया, और ये बांटने के लिए एक कहानी की आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को हम एक संरचना से क्षेत्र तक और क्षेत्र से प्रकार तक, प्रकार से वहां तक अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो मुझे पूरा आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होगी, इकोनॉमी का बेसिक पार्ट अच्छा लगा होगा, मजा होगा। क्लास को अगर पसंद आए प्रॉपर, तो वैसे लोगों तक पहुंचाइए जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है इसी क्लास की। मैं इतना तक आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके आसपास जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें यहाँ के बारे में बताइए, आप उसे पढ़ाइए, जिससे हम लोग का विकास होगा, सबका विकास होगा, आप में भी एक परिवर्तन आएगा, उनमें भी परिवर्तन आएगा। तो चलिए अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।